Hello students, welcome to Dhalsar classes. We are continuing with rural sociology. So today we'll discuss the agrarian class structure. Basically जब हम class structure की बात करते हैं, so class may be different from the caste or it is something related to the Marxian or Weberian terminology of class, but it is very much related to the agriculture based society. So एक जो ग्रामीण समाज जो कृषि के समाज है, जो कृषि के आधार पर जो समाज है, वहां पे भी एक वर्ग उस संरचना को समझने के प्रयास है. एंड दिस criteria of understanding of agrarian class structure started with the British or colonial period. That in the modern period, the British land revenue system propelled a more or less comparable agrarian class structure in villages in India. तो जहां पे हम लोग 3 क्लासेस की बात करते हैं, लैंड ओनर्स, टेनेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स. तो बहुत सारे लोग एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर काम किए हैं, जैसे आर देसाई, डी.एन. धनागरे, बहुत सारे आगे भी स्टडीज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो किस तरीके से जो हमारी लैंड को लेके, जमीन को लेके, जमीन के आधार पर जो ग्रामीण समाज एक वर्ग जो 3 वर्ग में दिखाई दे रहा है, एक जमींदार के नाम पे जिसके पास जमीन है, जमीन के मालिक है, और एक जो खेती करने वाला जो पीजेंट्स है या जो टेनेंट्स है, और एक जो लेबर है जिसके पास कोई जमीन नहीं. तो ये जो 3 क्राइटेरिया है, यू अंडरस्टैंड हाउ दीज क्लासेस वे आर पार्ट ऑफ द एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर. ये ग्रामीण समाज जिसको एग्रीकल्चर के आधार पर उस समाज को हम समझते हैं, उस समाज में एक वर्ग की रचना संरचना जमीन के आधार पर हुई है, जिसमें 3 तरीके के क्लास नजर आता है. एक लैंड ओनर जिसको जमींदार कहते हो, एक टेनेंट्स जो उसके ऊपर डिपेंड करता है खेती करने के लिए, और एक जो होता है जो एग्रीकल्चरल लेबर जिसके पास जमीन कोई नहीं है, जिनको दूसरों की जमीन के ऊपर खेती करनी है. सो द लैंड ओनर्स जिसको जमींदार और टैक्स गेदरर्स एंड नॉन कल्टिवेटिंग ओनर्स ऑफ लैंड. ये दोनों चीज देखिए किस तरीके से जमींदार को जो सबसे ज्यादा जमीन की मालिक है और खेती भी नहीं करते हैं, और सबसे ज्यादा टैक्स भी यही कलेक्ट करते हैं फ्रॉम अदर टेनेंट्स. They belong to the upper caste groups. So Indian society make specific features of what we studied since from the colonial period to post-colonial period. जब भी आप जमींदार को समझेंगे तो एक कास्ट को समझेंगे आसान हो जाएगा. That how the dominant caste or the upper caste were part of that जमींदारी traditions. तो कभी भी आपको लोअर कास्ट ग्रुप के साथ कभी जमींदार प्रथा को इंडियन सोसाइटी में नहीं समझा जाता है. So that means this class, this agrarian class is not separated from the rural caste structure. The agricultural laborers were placed in the position of bondsmen or hereditary attached to the laborers. They belong to the lower caste. So it is significantly very much evident that how these laborers, landless laborers, were from the lower caste group. तो इसका मतलब ये हुआ जो जो वर्ग आपको गांव में या खेतीबाड़ी समाज में नजर आता है, एक वर्ग जिसके पास जमीन है, ज्यादा है, जमींदार है या खेती करने वाला है, और एक जो कास्ट ग्रुप है जिसके पास कोई जमीन नहीं है, लैंडलेस है. सो दे आर पार्ट ऑफ द लोअर कास्ट ग्रुप. So this is where that I'm emphasizing that caste is not separated from the agrarian class structure. So there has been a note over the impact of land reforms and rural development programs introduced after independence. So land reforms led to the expulsion of small and marginal tenants on a large scale, but the intermediate caste of peasants like Ahir, Kurmi, etc. in Bihar, Uttar Pradesh benefited. तो इस तरीके से हमने जब पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में देखते हैं किस तरीके से लैंड रिफॉर्म और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के आधार पर जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, और जो मार्जिनल टेनेंट्स को या स्मॉल टेनेंट्स को लार्ज स्केल में एक नजर आए, तो उस समय लगा ये कौन कौन पीजेंट्स ग्रुप पे किस तरीके के कास्ट ग्रुप जिसमें अहीर है, कुर्मी है, जो बेनिफिटेड हुए आफ्टर द लैंड रिफॉर्म और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. Power of the feudal landed families started declining all over the country. The commencement of the Green Revolution in 1960s led to the emergence of commercially oriented landlords. Rich farmers belong to the normal to upper and intermediate caste. तो ये जो पावर के साथ जुड़ा था जमींदार, बट वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ जब हमारे पास एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1960s में, और वो हमारे लिए खाली लैंडलॉर्ड से जुड़ा नहीं था हमारी इकोनॉमी,
या एग्रीकल्चर, जहाँ पे रिच फार्मर्स को हम लोगों ने अपर कास्ट के अलावा और भी जो कास्ट थे, जैसे हमने अहिर के साथ, कुर्मी के साथ जोड़ के देखे, उस तरीके की कास्ट ग्रुप इमर्ज हुए. But the fortune of the proper peasantry and the agricultural laborers did not improve. This has led the inflection of class conflicts and tensions. Agrarian unrest in India became a common feature in various parts of the country. So despite Green Revolution, despite there are different agricultural policies during post-independence period, but खेती बाड़ी करने वाले लोगों की स्थिति या गरीब कृषक की स्थिति उतना अंतर नहीं आया जो अंतर हमें जरूरी जितना हो सकता था. वहां पे भी एक वर्ग संघर्ष नजर आया और गांव के इश्यूज और डेंस होने लगा और अग्रेरियन अनरेस्ट जिसमें एक इम्पोर्टेंट फीचर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आया. और आज भी हमें लगता है बहुत सारे जगह पे फार्मर सुसाइड को कॉन्फ्लिक्ट के साथ जोड़ के, टेंशन के साथ जोड़ के हम देखते हैं किस तरीके से स्टेट डिफरेंट पॉलिसीज के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहता है. फिर भी there are a lot of issues related to the land, the agriculture, the farmers issues related to banks, loans, credit systems. ये सारी चीज को लेके अभी भी इश्यूज बहुत तरीके से ग्रामीण समाज में एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में नजर आती है. P.C. Joshi, one of the famous sociologists who studied in 1971, that how the agrarian class structure and its relationship has a relationship with the feudal systems, the customary types of tenancies, which is replaced by in terms of the exploitative and secure lease arrangement. तो जो रिप्लेस हुआ, जो पहले की जमींदार प्रथा था और वो जमींदार प्रथा से धीरे धीरे परिवर्तन हुआ एंड उस तरीके से हमें एक नई दिशा में ग्रामीण समाज को देखने की प्रयास किया. तो ये प्लेन लॉर्ड की क्लास था और जो अपर कास्ट के साथ जुड़ा था, तो धीरे धीरे जब हमारी फ्यूडल सिस्टम्स के डिक्लाइन हुआ एंड अदर कास्ट ग्रुप धीरे धीरे उसमें ज्वाइन किए, सो ये नॉन कस्टमरी टाइप्स ऑफ टेनेंसी डेवलप हुआ. सो इसका मतलब जो शुरुआत में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लैंड और जो जमींदार की प्रथा हायर कास्ट से जुड़ा था, सो धीरे धीरे भारत की स्वाधीनता बाद डिफरेंट पॉलिसीज के माध्यम से, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म एक्ट के माध्यम से या ग्रीन रिवॉल्यूशन के आधार पर इस कास्ट एंड क्लास के रिलेशन में थोड़ी बहुत परिवर्तन आया. देन द इश्यूज रिलेटेड टू विलेज ऑटोनॉमी. जब विलेज की बात करते हैं, दैट हाउ द इंडियन विलेज वाज डिपिक्टेड एज ए क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स. तो हम लोग मानते हैं ये क्लोज सोसाइटी है, आइसोलेटेड है और इसके अंदर सोच विचार सब पुराने विचारधारा है, एक मिडिवल बैकवर्ड की बात करते हैं. बट जब हम चार्ल्स मेटकफे की जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने कहा दैट हाउ द आइडिया ऑफ विलेज हैज अ रिलेशनशिप विथ मोनोलिथिक, एटोमिस्टिक एंड अनचेंजिंग एंटिटी. तो हमें लगता है जो ये एक मार्जिनल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन विलेज जो हमें लगता था ये सिर्फ एक एटोमिस्टिक अनचेंजिंग एंटिटी को बात करता है. एंड हु ऑब्जर्व द विलेज कम्युनिटीज आर लिटिल रिपब्लिक्स हैविंग नियरली एवरीथिंग that they want within themselves and almost independent of any foreign relations. तो जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज की जो कल्चर था वो उनको नजर आता था जो भारत की जो ग्रामीण व्यवस्था है वो अपने आप में सक्षम है, एक दूसरे और किसी के साथ डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. So current historical, anthropological and sociological studies have however revealed that Indian village was able hardly ever a republic. तो हमें लेकिन जब आज की स्टडीज नजर आता है जो कम कंटिन्यूअस वे में कभी भी हम लोगों ने उसको अलग एंटिटी नहीं लगता है, ये दूसरे लार्जर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. इट वाज नेवर सेल्फ रिलायंट, इट हैज लिंक्स विद द वाइडर सोसाइटी. जैसे हमने कहा माइग्रेशन है, जैसे हो गया कॉमर्स हो गया, ट्रेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन हो गया, ये सारी चीज को हम लगता है जो एक लार्जर सोसाइटी के साथ इसकी कनेक्शंस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ the colonial and post-colonial period. So village को कभी भी हम separate entity नहीं मानते हैं, though Charles Metcalfe wanted to depict that how Indian village is isolated and closed. Then when we understand the Jajamani system, this is one of the important way to understand that how the village systems are associated with socio-economic conditions that are significant characteristics of the Jajamani system. जहाँ पे विलियम वेजर, एस.सी. दुबे, फ्लोरेंस सिंह, के ईश्वरन, लुइस एंड बर्नो सभी लोगों ने इस जजमानी सिस्टम्स को समझा एंड हाउ दिस जजमानी सिस्टम रेफर्स टू
the patron or recipient specialized services with respect to our caste systems. ये जो कास्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ जजमनी, इट इज नॉट सिंपली इकोनॉमी, इट इज अ सोशल रिचुअल टाइज डिफरेंट कास्ट ग्रुप. तो गांव में जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप था, ये आपस में एक जजमानी सिस्टम के नाम पे जो रिचुअल्स है, इसके साथ जुड़ा हुआ एक इकोनॉमिक सोशल रिलेशनशिप, दैट बिकेम एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रूरल सोशोलॉजी. तो रूरल सोशोलॉजी, रूरल सोशल स्ट्रक्चर को अगर हम पढ़ेंगे तो जजमानी सिस्टम को हटा नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम्स, पार्ट ऑफ आवर इंडियन विलेज traditions. Under this system, some caste are patrons and other are serving caste, as it is very much evident that बहुत सारे कास्ट एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है. So whether it is higher caste or lower caste, they share their services with each other. अगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना होता तो एक लंबे समय तक रूरल सोसाइटी को हम सस्टेनेबल सोसाइटी या एक सिस्टमेटिक सोसाइटी या एक डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर ऑक्यूपेशन को ना देख पाते. तो इसका मतलब different caste group has a relationship with their occupation and they are dependent on each other, and that explains that how Jajamani system was important. So जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज को रिफ्लेक्ट करता है किस तरीके से डिफरेंट कास्ट ग्रुप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. So the pattern castes are the land owning dominant castes, जैसे हम लोग कहते हैं, जो लैंड ओनरशिप है, राजपूत के पास है, मियार के पास है, जाट के पास है, कमा के लिंगायत के पास, रेड्डी के पास. तो ये जो पटेल गुजरात का, रेड्डी आंध्र प्रदेश का, या लिंगायत आंध्र प्रदेश का, या जाट जो नॉर्थ इंडिया में राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, उस तरीके की जगह पे जब हम राजपूत, भूमियारी सबको देखते हैं, इनके पास एक लोन लैंड ओनरशिप है. बट देयर आर बार्बर, priest means brahmin, carpenter, blacksmith, ये जो लेदर वर्कर, वाटर कैरियर, वीवर, ये सारे कास्ट एक दूसरे से ऊपर जुड़े थे थ्रू जजमानी सिस्टम. सो दैट मीन्स all the different caste group, whether they are agricultural or non-agricultural, they depend on each other by providing different services for each other. So the Jajamani system, the essence of Jajamani system, is telling about how the caste interdependency were the important features of Indian rural village structures. However, Jajamani rules are enforced by caste panchayats, but Jajamani system also poses the elements of domination exploitation. क्योंकि आप लोगों को लगता है ये एक तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, बट उस डिपेंडेंसी के साथ एक एक्सप्लॉइटेशन भी नजर आता है, क्योंकि कौन काम क्या कर रहा है और उसके बीच में किस तरीके से किस काम की कितना ज्यादा डिमांड है. तो जितना प्रिस्ट की डिमांड है, रिस्पेक्ट है, उतना एक बार्बर की या वाशरमैन की नहीं है. सो दैट एक्सप्लेन्स दैट जजमानी इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप ऑफ द कास्ट ग्रुप्स, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स.